हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों पुनः उपस्थित हैं हम आप लोगों के सामने और आज जो चर्चा करेंगे हम लोग जिस टॉपिक पे वो है इतिहास जानने के स्रोत। एक्चुअली में इतिहास जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इतिहास जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो आज हम लोग जिस पे चर्चा करेंगे वो है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास जानने के स्रोत में वो है अभिलेख। अभिलेख को सबसे प्रमाणित साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इतिहासकारों के द्वारा जो है सबसे प्रमाणित साक्ष्य के रूप में वो अभिलेखों को ही स्वीकार किया जाता है। तो ढेर सारे अभिलेख हैं, चाहे वो प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे अभिलेख हैं, मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे ढेर सारे अभिलेख हैं, और अलग अलग अभिलेख जो है अलग अलग शासकों के महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो उनके द्वारा जो है उसके समय में वो अभिलेख खुदवाए गए थे या बनवाए गए थे। तो उसी पूरे अभिलेख के बारे में आज हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, यानी कि प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक जितने महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत ढेर सारे अभिलेख हैं, लेकिन जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उन सारे अभिलेखों को हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक पे हम लोग बिना समय गंवाए हुए आते हैं टॉपिक पे। तो इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य। पहला जो साक्ष्य है वो पुरातात्विक साक्ष्य है, दूसरा जो साक्ष्य है वो साहित्यिक साक्ष्य है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे हम आज अब अभिलेख के बारे में। अभिलेख। तो आइए चर्चा करते हैं अभिलेख के बारे में। तो सबसे पहला जो अभिलेख आता है, सबसे पहले जिस अभिलेख की चर्चा होती है तो वो है सबसे प्राचीन अभिलेख। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख जो है यह लगभग 1400 ईसा पूर्व 1400 BC पहले जो है यह बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया से खोजा गया था। अगर मध्य एशिया की बात करें तो एशिया माइनर, यानी कि आधुनिक जो है आज वर्तमान समय में देखेंगे तो तुर्की, एशिया माइनर यानी कि तुर्की। बोगाज कोई अभिलेख जो है जो खोजा गया था यह मध्य एशिया या तो एशिया माइनर, एशिया माइनर आधुनिक तुर्की, आधुनिक तुर्की के अंतर्गत आता है। एशिया माइनर जो है आधुनिक तुर्की के अंतर्गत आता है। और यह बोगाज कोई अभिलेख जो है यह बोगाज कोई नामक स्थान से प्राप्त किया गया था। एक्चुअली में ये बोगाज कोई अभिलेख से जो पता चलता है वो भारत में आर्यों के आगमन के बारे में पता चलता है। भारत में आर्यों के आगमन के बारे में पता चलता है। भारत में आर्यों के आगमन के बारे में पता चलता है। और यह अभिलेख जो है 1400 BC जो है पहले खोजा गया था। 1400 BC पहले यह अभिलेख खोजा गया था। एशिया के मध्य एशिया के एशिया माइनर यानी कि मध्य एशिया यानी कि तुर्की वाले क्षेत्र से जो है यह खोजा गया था। और भारत में आर्यों के आगमन के बारे में इस अभिलेख से पता चलता है। एक्चुअली में जो है सबसे जो प्रामाणिक माना जाता है
चूँकि आर्य जो थे वो आर्यों के आगमन को लेकर के थोड़ा मतभेद की स्थिति है, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग जगह पे इसका बताया गया है। तो एशिया माइनर को जो है ये भूगाजकोई अभिलेख जो बताता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे, तो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन इतिहासकार या जर्मन विद्वान, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, और ये सर्वाधिक इतिहासकारों के द्वारा जो है ये सर्वाधिक प्रमाणित है। एक्चुअली में जो भारत में अगर हम बात करें तो वेदों की बात करें अगर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है लगभग उन्हीं से समानता देवता जो है, उन्हीं की समानता देवताओं का उल्लेख भूगाजकोई अभिलेख में भी मिला है। इसलिए जो है इसी के समानता के आधार पर जो ये निर्णय ले लिया गया है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से ही आए थे। जैसे इंद्र, अरुण, नासत्य, इंद्र, अरुण, नासत्य, तो ये आदि देवताओं का जो है इसमें उल्लेख मिलता है इसमें भूगाजकोई अभिलेख में। अगर आप देखेंगे, अगर मैप के माध्यम से समझेंगे तो भारत के लगभग पश्चिमोत्तर, भारत के पश्चिमोत्तर का जो बेल्ट है वो मध्य एशिया के अंतर्गत आता है, वो मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। चाहे उसमें आपको देखेंगे किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, जितने भी क्षेत्र आते हैं वो मध्य एशिया के, मिडिल एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो वहीं से जो है ये अभिलेख प्राप्त हुआ था। अगला जो अभिलेख है वह है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। अगला जो कौन सा अभिलेख है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख या इसी को कार्ले या मास्की अभिलेख हो गया, गुर्जरा अभिलेख हो गया, कार्ले अभिलेख हो गया और नेतुर अभिलेख, ये सभी अभिलेख जो है अभिलेख ये अशोक के यानी मौर्य वंश के महानतम शासक अशोक के अभिलेख हैं, जिसमें इन सभी अभिलेखों में अशोक का मूल नाम जो अशोक मिलता है वो इन्हीं अभिलेखों में मिलता है। अशोक का मूल नाम, अशोक का मूल नाम जो अशोक मिलता है वो मास्की, गुर्जरा, कार्ले और नेतुर अभिलेखों में अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है। अगला जो अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये बहुत चर्चित अभिलेख है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह अभिलेख कलिंग के शासक का है, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह कलिंग के शासक खारवेल का अभिलेख है। अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो भारत की स्थिति जो है ये कुछ इस तरह से भारत की, ये कुछ इस तरह से भारत का मैप है। मैप आपके सामने देख रहे हैं, ये मैप है। इसके बाद इधर देखेंगे तो ये जो आधुनिक जो है उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र आधुनिक है। यह जो है प्राचीन समय में यहाँ पे एक वंश हुआ करता था जिसे कलिंग वंश के नाम से जानते थे, या इसी को चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता था, चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता था, या तो इसको जो है महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। महामेघवाहन वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। कलिंग का शासक जो है एक महत्वपूर्ण शासक की चर्चा होती है खारवेल की।
खारवेल यहाँ का महत्वपूर्ण शासक था और जो कलिंग की राजधानी हुआ करती थी वह तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी और कलिंग जो था यह कलिंग आधुनिक उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता था। आधुनिक जो है कलिंग उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता था उसे। वर्तमान में कलिंग की अगर स्थिति देखें तो ये जो उड़ीसा वाला बेल्ट है उन्हीं क्षेत्रों में प्राचीन काल में एक महाजनपद या एक महावंश हुआ करता था, एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था चेदी वंश या तो महामेघवाहन वंश या इसी को कलिंग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ पे हुआ है। कलिंग का युद्ध 261 BC में अशोक के द्वारा लड़ा गया था और वो एक महान यानी कि भीषण युद्ध था, प्रलयकारी युद्ध था जिसमें लगभग 1 लाख लोग जो है मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तित होकर के उन्होंने क्या किया कि युद्ध घोष को त्याग करके धम्म घोष अपना लिया। तो वो युद्ध जो हुआ था वो कलिंग में हुआ था और कलिंग के युद्ध के नाम से ही फेमस हुआ। इसके बाद कहा जाता है कलिंग जो था ये हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और व्यापारिक दृष्टि से भी कलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कलिंग का शासक खारवेल, कलिंग का शासक जो था खारवेल ने शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग, खारवेल ने शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग को खारवेल ने शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग को परास्त किया था। और यह किस अभिलेख से पता चलता है तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता चलता है। और यहाँ पे कलिंग पे नंद वंश के शासक महापदम नंद ने आक्रमण करके इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया था, यानी कि कलिंग पे मगध का राज्य विस्तार कर लिया था। मगध का राज्य विस्तार कर लिया था। महापद्म नंद के द्वारा जो है कलिंग को विजित करके वो अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। आगे चल करके जो है इस समय क्या होता है कि आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो रहता है ये कलिंग मौर्य वंश के अंतर्गत रहता है। लेकिन जब अगला शासक आता है बिंदुसार तो वहाँ पे ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। लेकिन फिर इसके बाद जब अगला शासक आता है अशोक तो पुनः जो है 261 BC में कलिंग के युद्ध के तहत फिर उसको जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है, मौर्य वंश में मिला लिया जाता है। इसके बाद और इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि यहाँ पे जो है प्रथम बार नहरों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर पहली बार जो है नहरों का उल्लेख किया गया है। चूँकि ये जो है किस अभिलेख से पता चलता है तो हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता चलता है। कलिंग के शासक खारवेल का अभिलेख था वो। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मिटा देते हैं। इसके बाद अगला अभिलेख जो है वो है ऐहोल अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख किसका है? तो यह पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। और पुलकेशिन द्वितीय जो था यह बादामी के चालुक्य का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय
किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था यह बादामी के चालुक्य का शासक था। और बादामी का चालुक्य जो था वो अगर आप देखेंगे तो अगला जो अभिलेख है कौन सा है? तो वह है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख यह पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख यह पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। अगर आप मैप में देखेंगे, अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ से जो है ये उत्तर भारत हो गया और ये दक्षिण भारत हो गया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो ये जो वंश था यह दक्षिण भारत में था। यह कहाँ था? दक्षिण भारत में था। और यही का महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो था इसने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया हुआ था। मान्यखेट, ये जो है पुलकेशिन द्वितीय यह बादामी या वातापी का चालुक्य, बादामी या वातापी का चालुक्य का एक महानतम शासक था। पुलकेशिन द्वितीय जो था यह बादामी या वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। चूँकि ये चालुक्यों की जो थी ये पश्चिमी शाखा थी, चालुक्यों की यह पश्चिमी शाखा थी। और ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। और पुलकेशिन द्वितीय जो था यह हर्षवर्धन को परास्त किया था। यह हर्षवर्धन को परास्त किया था। और पुलकेशिन द्वितीय जो था यह नरसिंह वर्मन प्रथम से परास्त हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम से परास्त हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय जो था यह बादामी यह जो है बादामी के चालुक्य का शासक था, या तो इसी को बादामी या वातापी का भी चालुक्य कहते हैं, बादामी या वातापी का चालुक्य भी कहते हैं। और इन्होंने जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अपने शासन प्रशासन का जो है विस्तार इन्होंने किया था और मान्यखेट को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। और इसने जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था और स्वयं जो है नरसिंह वर्मन प्रथम से यह परास्त हुआ था। स्वयं जो है यह नरसिंह वर्मन से परास्त हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था यह पल्लव वंश का शासक था। पल्लव वंश का महानतम शासक था, महानतम शासक था। पल्लव वंश का यह महानतम शासक था। अगला जो अभिलेख है वह है एरण अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो है यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एरण अभिलेख जो है यह भानुगुप्त का अभिलेख है और प्रथम बार जो प्रमाणित रूप से साक्ष्य मिलता है, यानी कि सती प्रथा का जो प्रमाणित रूप से साक्ष्य मिलता है वह एरण अभिलेख से ही पता चलता है, वह एरण अभिलेख से ही पता चलता है। सती प्रथा का प्रमाणित रूप से साक्ष्य प्राप्त हुआ। सती प्रथा का प्रमाणित रूप से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वह एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। और एरण अभिलेख जो है यह भानुगुप्त का, भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो है यह भानुगुप्त का अभिलेख है। लगभग 510 ईस्वी 510 एडी के आसपास जो है यह अभिलेख है। और प्रथम बार जो है इनके एक मित्र थे नंदराज जो है वह हूणों से युद्ध करते समय युद्ध में मारे जाते हैं। फलस्वरूप जो है इनकी पत्नी अपने आप को जो है आत्मदाह कर लेती हैं। तो सती प्रथा का जो प्रमाणित रूप से साक्ष्य मिलता है तो वह एरण अभिलेख से पता चलता है, एरण अभिलेख से ही पता चलता है। अगला जो अभिलेख है
वह है ग्वालियर अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? अगला है ग्वालियर अभिलेख। अगला है ग्वालियर अभिलेख। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम मिटा देंगे। अगला है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है यह कुमारगुप्त का अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख किसका अभिलेख है? तो ग्वालियर अभिलेख जो है यह कुमारगुप्त का अभिलेख है। कुमारगुप्त का अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख यह कुमारगुप्त का अभिलेख है और इस अभिलेख से पता चलता है हूणों के, भारत में हूणों के आक्रमण के बारे में इस अभिलेख से पता चलता है। भारत में हूणों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। भारत में हूणों के आक्रमण के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है? तो ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। और ग्वालियर अभिलेख जो है यह कुमारगुप्त का अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो ग्वालियर अभिलेख जो है यह कुमारगुप्त का अभिलेख है। अगला जो अभिलेख है वह है बेहिस्तून अभिलेख। बेहिस्तून अभिलेख। बेहिस्तून अभिलेख। अगला जो है वह है पर्सपोलिस अभिलेख। पर्सपोलिस अभिलेख। पर्सपोलिस अभिलेख। और अगला जो है वह है नक्श ए रुस्तम अभिलेख। नक्श ए रुस्तम अभिलेख। नक्श ए रुस्तम अभिलेख। नक्श ए रुस्तम अभिलेख। ये तीनों अभिलेख जो हैं, यह तीनों अभिलेख यह हखमनी वंश के शासक, ईरान में एक वंश हुआ करता था हखमनी वंश। हखमनी वंश यह था, ईरान में एक वंश हुआ करता था हखमनी वंश, और जिसका एक महत्वपूर्ण शासक था डेरियस या दारा प्रथम। डेरियस या दारा प्रथम। डेरियस या दारा प्रथम। डेरियस या दारा प्रथम का जो है यह अभिलेख था बेहिस्तून अभिलेख, पर्सपोलिस अभिलेख और नक्श ए रुस्तम अभिलेख। ये तीनों अभिलेख जो हैं हखमनी वंश के शासक, हखमनी वंश जो था वो ईरान का एक जो है महान वंश था, और वहाँ का जो शासक था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ये जो है इसके तीनों अभिलेख थे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं। अगला जो अभिलेख है वह है मंदसौर अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? तो अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख यह मालवा के शासक यशोवर्मन का अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख जो है यह मालवा के शासक, मालवा यानी एमपी वाला बेल्ट में, मालवा का पठार जो है वह मध्य प्रदेश में है, तो मालवा का जो शासक था वह यशोवर्मन था। वह यशोवर्मन था। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख जो है यह मालवा के शासक यशोवर्मन, मालवा के शासक, यह मालवा के शासक यशोवर्मन, मालवा के शासक यशोवर्मन का अभिलेख है। यह मालवा के शासक यशोवर्मन का अभिलेख है। और यहाँ से भारत में हूणों का तेज़ी से आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। भारत में
हूणों का तेजी से आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है, होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि लगभग हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है तेज़ी से भारत में हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। और जो हूणों के अगर इसमें देखें तो मिहिरकुल एवं तोरमाड़, मिहिरकुल एवं तोरमाड़, मिहिरकुल और तोरमाड़ जो थे ये हूण के महत्वपूर्ण शासक थे, हूण के महत्वपूर्ण शासक थे। और कालांतर में कुछ इतिहासकार जो है इन्हीं हूणों को, ये जो हूण थे इन्हें हूणों को एक तरह से पहलवों का वंशज बताया है, पहलवों का वंशज बताया है, पहलवों का वंशज बताया। यानी कि मौर्योत्तर काल में अगर आप देखेंगे तो 3 ठो देशी वंश थे और 4 ठो विदेशी वंश थे, जिसमें आप देखेंगे तो हिंदयवन, पहलव, शक, कुषाण। तो ये जो पहलव थे, पहलव जो थे ये कहीं न कहीं पहलवों के ही वंशज थे। कौन? तो पहलवों के वंशज थे हूण। हूण जो थे ये अलग अलग इतिहासकारों ने, कुछ इतिहासकारों ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हूण जो थे ये इन्हीं के वंशज थे, हूण जो थे ये पहलवों के ही वंशज थे। अगला जो अभिलेख है वह है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख, अगला कौन सा अभिलेख है? तो अगला है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख जो है यह पुष्यमित्र शुंग का अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख यह शुंग वंश के शासक, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग का जो ये है अयोध्या अभिलेख। और इस अभिलेख से पता चलता है कि यह पुष्यमित्र शुंग जो था यह मौर्य वंश के, यह मौर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का यह सेनापति था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। उसकी हत्या करके मगध पर तख्ता पलट करके एक नए वंश की स्थापना करता है, नए वंश की स्थापना करता है, नए वंश की स्थापना करता है। और यह जो था पुष्यमित्र शुंग, इसी अभिलेख से पता चलता है इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। एक अश्वमेध यज्ञ जो होता है ये अपने राज्याभिषेक के दौरान ही करवाया था और दूसरा अश्वमेध यज्ञ वो अपने शासनकाल के लास्ट दौरान में करवाया था। और एक राजसूय यज्ञ का आयोजन भी किया था, एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, एक राजसूय यज्ञ का भी आयोजन किया था। इस बात से अयोध्या अभिलेख से ही ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है यह मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ का यह सेनापति था और उसकी हत्या करके मगध पे एक नए वंश की स्थापना करता है जो शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और इसने अपनी राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके इसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई हुई थी।
तो इस जो है अभिलेख से ये भी पता चलता है कि यह 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक राजसूय यज्ञ का भी इसने आयोजन किया हुआ था। इसके बाद जो अगला अभिलेख है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो अभिलेख है वह है गिरनार अभिलेख, या उसी को जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अगला अभिलेख जो है वह जूनागढ़ अभिलेख। अगला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह रुद्रदामन का अभिलेख है, यानी कि पश्चिमी क्षत्रप जो थे, पश्चिमी रुद्रदामन यानी कि शक शासक था। रुद्रदामन जो है एक शक का महानतम शासक था और शक जो थे ये क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे, पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है यह सौराष्ट्र गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार पर्वत पर स्थित है। यह अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख, या इसी को जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख या गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पर्वत पर स्थित है और यह अभिलेख पश्चिमी क्षत्रप यह अभिलेख पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन का यह अभिलेख जो है पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख है। इसी अभिलेख से पता चलता है यह पहला ऐसा अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यानी कि अभिलेखों के लिखने में जो है संस्कृत भाषा का प्रथम बार इसी अभिलेख में प्रयोग किया गया। इस अभिलेख में प्रथम बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इस अभिलेख में ही प्रथम बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसी अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करके रुद्र सिंह की हत्या करके पूरी तरह से शकों का उन्मूलन कर दिया। पूरे भारत में जो है पूरी तरह से शकों का उन्मूलन कर दिया। भारत में शकों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया। भारत में शकों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और यहाँ से काफ़ी मात्रा में इसने
चांदी की मुद्राएं अर्जित की, चांदी की मुद्राएं अर्जित की। यह अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख, यह गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पर्वत पर स्थित है। और यह जो है अभिलेख पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख था। यह ऐसा अभिलेख था जिसमें प्रथम बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। और चंद्रगुप्त, इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों की सहायता से, वाकाटक जो थे वो दक्षिण भारत में स्थित सातवाहनों के पतन के बाद जो अगला वंश उभर करके आता है वह वाकाटक आते हैं। तो वाकाटकों से वहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके सहयोग से, वाकाटकों के सहयोग से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और वहाँ से ढेर सारी मात्रा में जो है चांदी की मुद्राएं अर्जित की। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभिलेख है वो है, अगला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? तो अगला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, या इसे प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है या प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह अशोक का अभिलेख है। यह किसका अभिलेख है? तो यह अशोक का अभिलेख था। अशोक का यह अभिलेख किसका था? तो यह अभिलेख अशोक का था और इसमें अशोक के द्वारा, अशोक ने अपनी पुत्री, पुत्री ने अपनी रानी कारुवती, अपनी रानी कारुवती और पुत्र तीवर, अपनी रानी कारुवती और अपने पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। इसलिए इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अगला जो पॉइंट है वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय यानी गुप्त वंश के समय समुद्रगुप्त शासक था। तो उसके समय जो है यहाँ पे हरिसेन के द्वारा भी इस पे जो है उल्लेख किया गया है। हरिसेन के द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है और यह प्रयाग स्तंभ लेख से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कर दिया गया। प्रयाग स्तंभ लेख से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से कर दिया गया। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया। प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया। इसी अभिलेख में अकबर और उनके नवरत्न बीरबल का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में जहांगीर का भी उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में जहांगीर का भी उल्लेख किया गया है। और यह
यह अभिलेख प्रारंभ में प्राकृत भाषा में लिखा गया था। प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। प्रारंभ में जो है यह प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। समुद्रगुप्त के समय संस्कृत में लिखा गया और अकबर के समय फ़ारसी भाषा में लिखा गया। फ़ारसी भाषा में लिखा गया। यानी कि ये जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसमें कितने लोगों का उल्लेख है? यानी कि अशोक की पत्नी कारुवती, उसका पुत्र तीवर और गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त का और हर्षेण का तथा अकबर और उनके नवरत्न बीरबल और जहांगीर का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इस अभिलेख में तीन भाषाओं में लिखा गया। पहली बार जो है इसे किस भाषा में लिखा गया था? तो पहला जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और समुद्रगुप्त के समय इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया और अकबर के समय इसे फ़ारसी भाषा में लिखा गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है। मतलब प्रयाग प्रशस्ति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो अभिलेख है वो है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख या भीतरी स्तंभ लेख, यह जो है स्कंदगुप्त का, यह अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का अभिलेख है। स्कंदगुप्त का अभिलेख है। स्कंदगुप्त का अभिलेख है यह। और भीतरी स्तंभ लेख और कौहोम अभिलेख। भीतरी स्तंभ लेख और कौहोम अभिलेख। कौहोम अभिलेख से ही यह पता चलता है कि इसने शक्रादित्य, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और भीतरी स्तंभ लेख से यहाँ हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है किस अभिलेख से? तो भीतरी स्तंभ लेख और कौहोम अभिलेख, ये दोनों अभिलेख किसके हैं? तो ये दोनों अभिलेख जो है यह स्कंदगुप्त के हैं। स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम जो है महानतम शासक था। स्कंदगुप्त जो है, इसके बाद धीरे धीरे यहीं से गुप्तों का पतन होना प्रारंभ हो जाता है और तेज़ी से हूणों का आक्रमण भारत में तेज़ी से होने लगता है। इसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं होता है जो हूणों के आक्रमण को विफल कर सके। इसके बाद जो अगला है वह है कार्ले या कन्हेरी अभिलेख। अगला जो अभिलेख है वह है कार्ले या कन्हेरी अभिलेख।
कार्ले या कनेरी अभिलेख। कार्ले या कनेरी अभिलेख जो है यह सातवाहन शासक का अभिलेख है। यह जो है कार्ले या कनेरी अभिलेख यह सातवाहन शासक, यह जो है सातवाहन शासक का अभिलेख है। यहाँ पे यह पता चलता है कि नहपान जो है यह शक शासक रुद्रदामन से परास्त होता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि नहपान जो रहता है वो सातवाहन शासक है और यह नहपान शक शासक रुद्रदामन से परास्त हो जाता है। अब अगला है देवपाड़ा अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? तो देवपाड़ा अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख एक्चुअली में देवपाड़ा अभिलेख जो है यह विजयसेन का है। यह किसका है? सेन वंश के शासक विजयसेन। सेन वंश के शासक विजयसेन का जो है यह देवपाड़ा अभिलेख है। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये जो बंगाल वाला बेल्ट है भारत में, ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पाल शासन कर रहे थे और जैसे ही पालों का जब पतन होता है तो इसके स्थान पे यहाँ सेन वंश आ जाते हैं और सेन वंश की जो स्थापना करते हैं वो सामंत सेन के द्वारा जो है सेन वंश की स्थापना की जाती है। और इसी सेन वंश का एक शासक था विजयसेन जो था, इसी का ये अभिलेख था देवपाड़ा अभिलेख। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वह है एक प्रभावती गुप्त का अभिलेख है जिसे प्रभावती गुप्त ताम्र पत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रभावती गुप्त का जो था वो प्रभावती गुप्त ताम्रपत्र। एक्चुअली में ये प्रभावती गुप्त जो थी यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका विवाह जो हुआ था वह वाकाटक नरेश रुद्र सिंह तृतीय से होता है और उसी के सहयोग से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक साम्राज्य के माध्यम से अपना जो है वहाँ पे साम्राज्य विस्तार करके फिर उनके सहयोग से वो पूरी तरह से भारत से शकों का उन्मूलन कर देता है। अगला जो अभिलेख है वह है नानाघाट अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख जो है यह सातवाहन का द्वितीय शासक, या आप कह सकते हैं सातवाहन का जो वास्तविक संस्थापक था, सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी रानी नगनिका या रानी नयनिका। रानी नगनिका या नयनिका का यह अभिलेख था नानाघाट अभिलेख। और यह किसकी पत्नी थी? तो यह सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी और इसे सातवाहन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सातवाहन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जबकि सातवाहन का संस्थापक जो था वो सिमुक के द्वारा सातवाहन की स्थापना की जाती है। अगला जो अभिलेख है वह है गरुड़ स्तंभ लेख। कौन सा है? गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ
लेक, गरुड़ स्तंभ लेक या इसी को गरुड़ स्तंभ लेक जो है या इसी को हेलियोडोरस का स्तंभ लेक भी कहा जाता है, या इसी को विदिशा या वेशनगर का जो है स्तंभ लेक भी कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेक जो है यह विदिशा, या उस समय इसका नाम था वेशनगर। यह जो था, ये आधुनिक अगर देखेंगे तो यह एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह जो था, चूँकि इस समय लगभग 2000 वर्ष पूर्व 2000 वर्ष पूर्व उस समय जो शासन प्रशासन चल रहा था वह शुंग वंश का 9वां शासक था। शुंग वंश का 9वां शासक था। इसी के टाइम पीरियड में तक्षशिला की तरफ से, तक्षशिला की ओर से हेलियोडोरस को इसका गवर्नर नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है और यह सनातन धर्म से बहुत प्रभावित होता है। यह जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस सनातन धर्म से प्रभावित होकर के इसने भागवत धर्म या वैष्णव धर्म अपना लिया। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म अपना लिया। इससे यह बहुत प्रभावित हुआ और इसने एक विष्णु का मंदिर भी निर्माण करवाया। विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया। और यह जो था गरुड़ स्तंभ, यह लगभग 20 फुट ऊंचा, 20 फुट 7 इंच 20 फुट 7 इंच जो है यह स्तंभ लेख ऊंचा है। और इस पे ऊपर जो है कुछ लेख लिखा गया है और लगभग 2000 वर्ष हो गया और आज भी यह अभिलेख यथा स्थिति में जो है बना हुआ है। विदिशा में, मध्य प्रदेश में जो है यह गरुड़ स्तंभ स्थित है। और यह किसका है? तो यह शुंग वंश के 9वें शासक के समय जो है तक्षशिला की ओर से जो है एक गवर्नर नियुक्त किया गया था जिसका नाम हेलियोडोरस था। और हेलियोडोरस जो है यह सनातन धर्म से प्रेरित इतना ज़्यादा हुआ कि यह जो है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म को अपना लिया और इसने जो है यहाँ पे वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसके सामने जो है उसने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अभिलेख जो पता चलता है वह है अशोक का 13वां अभिलेख या इसी को कलिंग अभिलेख भी कहा जाता है। 13वां अभिलेख या कलिंग अभिलेख। यह किसका अभिलेख है? तो यह अशोक का अभिलेख है। और इस अभिलेख से पता चलता है कि तत्कालीन इस समय जो है वहाँ का शासक, कलिंग का शासक नंदराज था। कलिंग का शासक नंदराज था 261 बीसी में
कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है। कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है। कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें भीषण नरसंहार होता है। 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग मारे गए। 1.50 लाख लोग बंदी बनाए गए। और यहीं से है, इसी अभिलेख से पता चलता है कि इसने क्या किया कि सम्राट अशोक ने युद्ध घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया। अगला जो अभिलेख है वह है रुम्मीदेई अभिलेख। रुम्मीदेई एक ऐसा अभिलेख है जो अशोक का अभिलेख है। रुम्मीदेई अभिलेख यह अशोक का अभिलेख है। यह अशोक का अभिलेख है और यह मात्र ऐसा अभिलेख है। बाकी जितने अभिलेख हैं अशोक के वो सभी के सभी प्रशासनिक से रिलेटेड हैं। वो सभी अभिलेख किस पे आधारित हैं? तो प्रशासनिक व्यवस्था पे आधारित हैं। लेकिन यह ऐसा अभिलेख है जो आर्थिक व्यवस्था पे आधारित है, यानी कि अर्थव्यवस्था पर आधारित जो है, किस तरह से अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया जाए, आर्थिक स्थिति को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, यह अभिलेख जो है अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अर्थव्यवस्था पर आधारित यह अभिलेख है। किसका है अभिलेख? तो यह अभिलेख है रुम्मीदेई अभिलेख। यह अशोक का अभिलेख है। और बाकी जितने अशोक के अभिलेख हैं सभी अभिलेखों का विषय जो है वो प्रशासनिक है, लेकिन ये मात्र रुम्मीदेई अभिलेख है जो आर्थिक, इस अभिलेख का जो विषय है वह आर्थिक विषय है। और अगला जो अभिलेख है वो है नासिक अभिलेख। अगला अभिलेख कौन सा है? तो अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है यह सातवाहन शासक पुलवामी का अभिलेख है। सातवाहन शासक पुलवामी का यह अभिलेख है। और इस अभिलेख में ज़्यादातर जो है वो चर्चा की गई है गौतमीपुत्र सतकर्णी की। गौतमीपुत्र सतकर्णी का इस अभिलेख में ज़्यादा चर्चा किसकी की गई है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की। और यह जो है सातवाहन का एक महानतम शासक था। सातवाहन का महानतम शासक कौन था? तो वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। नासिक अभिलेख जो है यह सातवाहन शासक पुलवामी का है, जिसमें ज़्यादातर जो है चर्चा किसकी की गई है? तो वह चर्चा की गई है गौतमीपुत्र सतकर्णी का। और अब अगला अभिलेख जो है वह है भरहुत अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? तो अगला है भरहुत अभिलेख। अगला कौन सा अभिलेख है? तो अगला है भरहुत अभिलेख। और भरहुत अभिलेख में या भरहुत स्तंभ लेख, इसमें जो है अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध के भेंट की चर्चा की गई है। अजातशत्रु प्लस महात्मा बुद्ध, अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध के भेंट का उल्लेख किया गया है। अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध के भेंट का उल्लेख किया गया है। महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु के भेंट का उल्लेख किया गया है। तो ये अभिलेख जो है कौन सा अभिलेख है? तो यह भरहुत अभिलेख है, जिसमें यह चर्चा की गई है। तो इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट जो है अभिलेख थे, चाहे वह नासिक अभिलेख हो गया, चाहे वह
हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, चाहे वह गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख हो गया, चाहे वह हेलियोडोरस या गरुड़ स्तंभ हो गया, चाहे वह बोगाज कोई अभिलेख हो गया, चाहे वो नक्शे रुस्तम अभिलेख हो गया। ठीक, तो जितने अभिलेख हो गए सभी अभिलेख पर पूरा डिटेल से चर्चा किया गया और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जितना भी क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थी, हमने पूरे हर टॉपिक को डिटेल से कवर किया। और अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अब यही टॉपिक समाप्त होता है। जय भारत, जय हिंद।